सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डॉक्टर राजीव मान, उनकी किताब के चैप्टर 2 जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल है, उसके क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं हम। मैं हिंट दूंगा आपको इसकी, और जो आंसर्स उन्होंने दिए हैं वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? आप इसे क्या समझते हैं लाइफ साइकिल मॉडल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, और क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज इट important to adhere to a life cycle model during development of a large software product? अगर large software product बनाना है तो आपको लाइफ साइकिल मॉडल क्यों चाहिए? तो इसका उत्तर इस तरीके से है कि लाइफ साइकिल मॉडल ये आपका डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अलग अलग डिफरेंट वेल पार्टीशन, वेल मैनेज्ड, वेल सिग्निफाइड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, जिसको हम फेजेस बोलते हैं। उसे ही हम लाइफ साइकिल मॉडल बोलते हैं। और ये जरूरी क्यों है कि आप लाइफ साइकिल मॉडल का उपयोग करें, इस्तेमाल करें या इसको फॉलो करें? वो इसलिए है कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो, शेड्यूल ओवररन ना करें, उसमें बग्स, एरर्स ज्यादा ना हो, टीम ऑफ प्रोफेशनल उसे बना रही है, और साथ में आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है, खास अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। दूसरा सवाल है, व्हाट प्रॉब्लम्स इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइकली टू फेस इफ इट हैज नॉट एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड इट्स सॉफ्टवेयर प्रोसेस? अगर सॉफ्टवेयर प्रोसेस अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें पेश आ सकती हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर को समझना, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। इसी तरीके से अगर आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? दूसरा यह है कि आपको ये बताना है, कोई आपसे पूछेगा भाई सॉफ्टवेयर कितना बना, कहाँ बना, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इसके माइलस्टोन नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप ट्रैक कैसे करेंगे? आप जाएंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर से पूछेंगे भाई बताइए कहाँ तक हुआ, तो बताएगा, आप आगे बता देंगे। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेड है तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता है, समय का पता है, पैसे का पता है, डिलीवरी डेट का पता है, डिलीवरी ऑप्शंस का पता है, दिक्कतों का पता है, उसके रेजोल्यूशन का पता है। तीसरा सवाल है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर प्रोसेस? क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है। डिफरेंस बिटवीन मेथोडोलॉजी एंड प्रोसेस, मेथोडोलॉजी और प्रोसेस के बारे में डिफरेंस पूछा है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है अगर कोई प्रोसेस फॉलो ना किया जाए इस एफर्ट में? तो समझिएगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ये क्या चीज है। ये वो चीजें हैं, वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं जो की जाती हैं डेवलपमेंट टीम द्वारा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ये ऑर्डर है, ये आपको बताता है क्या ऑर्डर है जिसके तहत अलग अलग एक्टिविटीज की जाएंगी डेवलपमेंट टीम द्वारा। जबकि मेथोडोलॉजी जो होता है वो एक सिंगल फेज, एक अलग फेज, जैसे फिजिबिलिटी स्टडी हो गई, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस हो गई, वहां पर जो चीज आती है उसे हम मेथोडोलॉजी कहते हैं। जबकि प्रोसेस पूरे लाइफ साइकिल में स्पैन करता है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस जो ये बना रहा है, अगर ये कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करता है तो सीधी सी बात है कि फेलियर्स होंगे, कॉस्ट ओवररन होगा, बजट एस्टिमेट ठीक से नहीं होगा और डिलीवरी आप ओवररन कर जाएंगे। कॉस्ट सॉफ्टवेयर को बनाने का ज्यादा होगा, मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगा और आप शेड्यूल स्लिप करेंगे, जिसे मैंने कॉस्ट ओवररन और शेड्यूल ओवररन की संज्ञा दी है। चौथा सवाल है कि व्हाट आर द मेजर फेजेस इन द वाटरफॉल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? क्या मेजर फेज होंगे आपके वाटरफॉल मॉडल में, और कौन सा फेज कंज्यूम करेगा मैक्सिमम एफर्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने में? तो मेजर फेज जो वाटरफॉल मॉडल में लगता है वो है आपका, एक अलग अलग पहले फेज देख लेते हैं कौन कौन से फेज पूछा गया है हमें। पहला फेज जो वाटरफॉल मॉडल में होता है फिजिबिलिटी एनालिसिस, पहला फेज होता है। फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, स्पेसिफिकेशन, फिर डिजाइन, फिर कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग। अच्छा देखिए, इसमें कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग एक साथ है, कोडिंग के साथ साथ ही साथ यूनिट टेस्टिंग होती है, फिर आप उसको इंटीग्रेट करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, फाइनली आप मेंटेनेंस करते हैं। तो ये जो आखिरी आपका फेज है मेंटेनेंस, ये फेज सबसे ज्यादा एफर्ट कंज्यूम करता है सारे फेजेस में। लेकिन जो डेवलपमेंट फेजेस हैं, मैंने आपको बताया था डेवलप फेजेस में कौन कौन से आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा समय टेस्टिंग लेता है, डेवलपमेंट फेजेस में टेस्टिंग लेता है। अब अगला सवाल है, एक स्कीमेटिक डायग्राम आपको बताना है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और आपको डिलीवरेबल्स भी दिखाने हैं। यहाँ पर यू हैव टू रिप्रेजेंट द डिलीवरेबल्स प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ईच फेज। तो देखिएगा, सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन होता है, डिजाइन होता है, कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग होती है, फिर इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, फिर मेंटेनेंस होता है। अब फिजिबिलिटी स्टडी के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी, यहाँ पर एसआरएस बनेगा, डिजाइन में डिजाइन डॉक्यूमेंट, लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन बनेगा, यूनिट और कोडिंग टेस्टिंग, मतलब कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग उसके बाद जो होती है उसमें डॉक्यूमेंटेड कोड होता है आपका। इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग में आपके टेस्ट डॉक्यूमेंट बनेंगे। मेंटेनेंस इन सारों को रेफर करेगा। कौन सी, छठवां सवाल है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट ड्यूरिंग द फिजिबिलिटी स्टडी फेज? फिजिबिलिटी स्टडी फेज में कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम डेफिनेशन। इस समय आप जो रफ डिस्क्रिप्शन है प्रॉब्लम का उस पर ध्यान देंगे,
जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं बाकी सबको छोड़ देंगे। फिर आप फॉर्मुलेट करेंगे अलग अलग सॉल्यूशन की स्ट्रेटेजीज, कौन कौन सी सॉल्यूशन की स्ट्रेटेजीज हो सकती है। फिर आप देखेंगे कि कोई और तो अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है या स्ट्रेटेजी नहीं है, और उसकी बेनिफिट्स और शॉर्टकमिंग्स देखेंगे, कमी और अच्छाइयाँ देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि क्या ये टेक्निकली और इकोनॉमिकली फिजिबल है, वर्थवाइल है, पॉसिबल है, और अगर है तब आप आगे बढ़ेंगे। सातवां सवाल है गिव एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर विच द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल इज नॉट सूटेबल। अगर आपके पास कस्टमर रिक्वायरमेंट अच्छी तरह से अंडरस्टूड नहीं है तो इसमें बहुत सारे रिस्क आ सकते हैं। तो इसको ध्यान रख के इसका उत्तर दीजिएगा कि कौन से ऐसी चीज है, कहां पर ऐसा हो सकता है कि जहां पर इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल सूटेबल ना हो। अब 8वें सवाल पे आ गया, डिस्कस हाउ द एफर्ट्स स्पैन इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल आर स्प्रेड ओवर टाइम। तो इसमें हम एक बार चार्ट दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपका ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन है, डिजाइन है, कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग, और फिर आपका मेंटेनेंस है। ये जो टेस्टिंग है यहाँ पर इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग की बात हो रही है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ यहीं से आपको क्लियर हो जा रहा है कि सबसे ज्यादा समय किसमें लगेगा, 60% करीब आपको लग रहा है यहाँ पर मेंटेनेंस में। सबसे कम एफर्ट आपको जो लगता है वो आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन में लगता है। डिजाइन में काफी समय लगता है, कोडिंग और यूनिट टेस्टिंग में भी कम समय लगता है, फिर टेस्टिंग में बहुत ज्यादा समय लगता है, इंटीग्रेशन जो टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग। तो ये अलग अलग फेजेस हैं, ये इसके रिलेटिव एफर्ट है। अब सही या गलत का उत्तर देंगे विच लाइफ साइकिल, और सही गलत इस तरीके से देंगे कि हम बताएंगे कि कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा लाइफ साइकिल मॉडल हम यूज करेंगे अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। अलग अलग एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद रीजन बताना है आपको। पहला है वेल अंडरस्टूड डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। अगर वेल अंडरस्टूड है, अगर आप बिल्कुल क्लियर है चीजें, तब आप इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हैं। और वेल अंडरस्टूड आपको है तो आप वैसे वाटरफॉल मॉडल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में एक ही बार आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बनती है, उसमें चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये हम हमेशा इटरेटिव ही यूज करेंगे, क्योंकि हम बात वाटरफॉल मॉडल की ही कर रहे हैं इसलिए। मोस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल डेवलपमेंट उनके लिए जो वेल अंडरस्टूड प्रॉब्लम हो। अब नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट वुड कनेक्ट कंप्यूटर थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एक नया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है जो कंप्यूटर को सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्ट करेगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि टीम को कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पर आप इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल या क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर आप यूज करेंगे प्रोटोटाइपिंग मॉडल, क्योंकि टीम मेंबर्स को पहला कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। इसे अगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऐसा है, सी का देख रहे हैं, अगर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऐसा है कि जो एक फंक्शन करेगा कंट्रोलर, टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम की तरह काम करेगा, तो इसके लिए आप क्योंकि ये ऐसा नहीं है जो नया है, नॉट अंडरस्टूड ना हो, तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी यूज कर सकते हैं, इटरेटिव मॉडल भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपका फेवरिटी है डेवलपमेंट टीम की इस प्रोडक्ट को बनाने में। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग लाइब्रेरीज को लिंक करेगा। इसमें भी सेम आपकी डिस्कशन होगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई नई चीज नहीं हो रही है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर वेल अंडरस्टूड रहता है। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल और इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल यदि आपकी फेमिलियरिटी पर डिपेंड करेगा कौन सा आप यूज करेंगे। अब यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो जब बड़ा सॉफ्टवेयर आ जाता है तो आपके दिमाग में स्पाइरल या एवोल्यूशनरी घूमना चाहिए। प्रोवाइड मॉनिटर एंड कंट्रोल सेलुलर कम्युनिकेशन अमंग इट्स सब्सक्राइबर्स यूजिंग अ सेट ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट्स। यहाँ पर स्पाइरल और एवोल्यूशनरी यूज करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट बहुत लार्ज है, तो यहीं पर आप एवोल्यूशनरी या स्पाइरल के बारे में बताएंगे। नया टेक्स्ट एडिटर है, ये तो बहुत आसान है, इसमें सीधा आप प्रोटोटाइपिंग या इटरेटिव आ जाइए। कंपाइलर एक है नया लैंग्वेज, क्योंकि ये भी वेल अंडरस्टूड है, ऐसा कोई नई चीज नहीं है, इसलिए प्रोटोटाइपिंग मॉडल या इटरेटिव मॉडल यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट है तो इसमें एवोल्यूशनरी मॉडल करेंगे आप। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वेल डिफाइंड कंपोनेंट्स है प्रोडक्ट के, और एवोल्यूशनरी मॉडल जो है ये आपको अच्छे से और मैनेजेबल या रिलायबल प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तो सीधा आप प्रोटोटाइपिंग पे चले जाइए, क्योंकि ये लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का पार्ट है। अब 10वां सवाल है कि प्रोटोटाइप क्या है, व्हाट इज प्रोटोटाइप, और किन सर्कमस्टेंसेस में आप प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक और इसमें सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या कंस्ट्रक्शन इस प्रोटोटाइप का पैसा ज्यादा लगता है इसमें, तो इसका उत्तर देखते हैं। एक प्रोटोटाइप क्या होता है, वर्किंग मॉडल है सिस्टम का, और हमेशा प्रोटोटाइप ऐसे सॉफ्टवेयर के लिए बनाना जरूरी है जहां पर आपके रिक्वायरमेंट डिफाइन ठीक से नहीं है और टेक्निकल रिस्क बहुत ज्यादा है। दूसरे सवाल का अंतर है जो इसे अलग करता है, इसको आंसर है नो इसीलिए क्योंकि जब आप डेवलप करते हैं प्रोटोटाइप को, उसको फेंक देते हैं तो लोग कहते हैं कि आपने तो पैसा समय सब खर्च किया। लेकिन जब आप एक पूरी तरीके से एक प्रोटोटाइप बना देते हैं जो यूजर को एक्सेप्टेबल है, तो आपकी जो रिवर्किंग का है, अगर आप एक्चुअल बना देते हैं और फिर यूजर बोलता नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इसको चेंज करिए, तो फिर आपको कितनी दिक्कत आती है। तो रिवर्किंग बच जाती है, क्योंकि यूजर खुद ही नहीं जानता क्या चाहिए, तो वो देख देख के पता लगता है उसको कि मुझे क्या चाहिए, और जब उसको पता लग जाता है कि हाँ मुझे यही चाहिए, तो अब जो यूजर रिक्वायरमेंट है वो भी फ्रीज हो जाती है और टेक्निकल रिस्क भी खत्म हो जाता है।
11वां है, व्हाट आर द मेजर एडवांटेज ऑफ फर्स्ट कंस्ट्रक्टिंग अ वर्किंग प्रोटोटाइप बिफोर डेवलपिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट। तो ये सही चीज आती है इसमें कि अगर आप प्रोटोटाइप बनाते हैं तो आप यूजर रिक्वायरमेंट को फ्रीज कर सकते हैं और जो टेक्निकल रिस्क है उनको हटा सकते हैं। दूसरा, ये तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, 10 सवाल का भी उत्तर में यही था। इसमें अलग क्या है 11वें सवाल में कि अगर आप एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, जब प्रोटोटाइप आप बना लेते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, और एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो आप अब जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो जो कमियां हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, अच्छाई है, सब आपको पता रहती है। अब आप बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। 12वां सवाल है कि एक्सप्लेन हाउ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट इज इनिशिएटेड एंड फाइनली टर्मिनेटेड इन द स्पाइरल मॉडल। सो स्पाइरल मॉडल ऐसे घुमावदार होता है और उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। चारों क्वाड्रेंट के अलग अलग काम है। तो होता यह है कि एक स्पाइरल मॉडल में हर एक फेज में, जिसे हम एक लूप कहते हैं, एक लूप एक फेज होता है, कुछ गोल आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फिर गोल आइडेंटिफाई करने के बाद हम रिस्क देखते हैं। रिस्क जो है हर इस ये प्रोटोटाइप में इन रिस्क को हटाया जाता है और फिर हमको जो फाइनली अचीव करना है वो हम अचीव करते हैं। अब जब ये रिस्क हट जाएंगे, दूर कर लेंगे, तभी हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हर एक जब चक्र कंप्लीट होता है तो एक फेज कंप्लीट होता है, जो कि एक्चुअल में वाटरफॉल मॉडल की ही बात हो रही है। लेकिन हर एक क्वाड्रेंट में हम करते क्या है कि रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को रिजॉल्व करते हैं। 13 क्वेश्चन है, एक्सटेंड बाय द स्पाइरल लाइफ साइकिल मॉडल इज कंसीडर्ड टू बी अ मेटा मॉडल। स्पाइरल मेटा मॉडल क्यों है? ये सबका फादर क्यों कहलाता है, या फिर इन सबका मिला जुला क्यों कहलाता है? फादर का मतलब ये नहीं कि बाकी मॉडल इससे पैदा हुए, ये इसलिए है क्योंकि सबको मिक्स कर दिया गया, तो एक रिमिक्स हो गया है। स्पाइरल मॉडल एक मेटा मॉडल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको अलग अलग डेवलपमेंट मॉडल मिलते हैं। अगर सिंगल लूप अगर आप स्पाइरल मॉडल देख रहे हैं तो वो अपने आप वाटरफॉल मॉडल हो जाता है। सिंगल लूप जो है, एक ही लूप है इसमें, तो वाटरफॉल मॉडल हो गया। और जो स्पाइरल मॉडल है वो प्रोटोटाइपिंग अप्रोच यूज करता है, क्योंकि हम पहले इसमें प्रोटोटाइप बनाते हैं प्रोडक्ट देने से पहले, और उसके साथ स्पाइरल मॉडल सपोर्ट करता है एवोल्यूशनरी मॉडल को भी, क्योंकि देखिए हर बार जब प्रोटोटाइप कर रहे हैं हर बार एक एवोल्यूशन हो रहा है, नई नई चीज आ रही है इसमें। दूसरा कि इसमें रिस्क जो आते हैं, जो एवोल्यूशनरी मॉडल में हर एक इटरेशन पे आते हैं, उनको हम दूर करते हैं। तो स्पाइरल मॉडल प्रोटोटाइपिंग यूज करता है रिस्क रिडक्शन के लिए, और बाकी जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वाटरफॉल मॉडल की वो यूज करता है। चौथा सवाल है, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर व्हिच द स्पाइरल मॉडल इज सुटेबल। किसके लिए स्पाइरल मॉडल सुटेबल होगा, ऐसा कौन सा डेवलपमेंट है? जो नंबर ऑफ लूप्स है वो क्या फिक्स्ड है? अगर नहीं है तो बताइए नंबर ऑफ लूप्स को कैसे पता किया जाएगा? तो उत्तर इसका उत्तर ये है कि स्पाइरल मॉडल वहां यूज करेगा जहां किया जाएगा जहां पर बहुत सारे आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट है वो बहुत बड़ा है, सॉफ्टवेयर बहुत लार्ज है। अब जब बड़ा है तो रिस्क भी इन्वॉल्व होंगे, तो रिस्क अगर बहुत सारे हैं, सॉफ्टवेयर बड़ा है, तो आपको स्पाइरल मॉडल पे जाना चाहिए। दूसरे का उत्तर जो है वह नहीं है, जो लूप्स है वो फिक्स नहीं है। लूप्स पूरी तरीके से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम पे ही होते हैं। 15, हाउ देयर इज एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट हैंडल इन अ स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जहां तक रिस्क की बात होती है, तो रिस्क को हैंडल कैसे किया जाता है स्पाइरल में? सीधी सी बात है, हम यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाते हैं, इसीलिए जो स्पाइरल मॉडल है उसको हम प्रोटोटाइप और वाटरफॉल मॉडल का अमालगमेशन कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब 16 सवाल है, 16, compare the relative advantage of using iterative waterfall model and the spiral model for software development. Explain with help of few suitable example the type of problem for which you would adopt the waterfall model of software development and the type of problem for which you will adopt the spiral model. इसका बड़ा एक लाइन में आंसर है कि इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल एक सिंपल मॉडल है, आराम से इसको समझा जा सकता है, अगर आपके किया जा सकता है, अगर आपके जो प्रॉब्लम है वो आपको समझ ऑलरेडी क्लियर है। तो इसमें ये देखिएगा कि आप अगर स्पाइरल की बात करें तो स्पाइरल में अगर बड़ा सॉफ्टवेयर है, लार्ज सॉफ्टवेयर है और उसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व है, तो आप स्पाइरल यूज करेंगे। यानी कि आप इटरेटिव के साथ क्या करना चाहते हैं कि प्रोटोटाइपिंग यूज करना चाहते हैं, उसी को हम स्पाइरल कहते हैं। 17th, explain using suitable examples the type of product development for which the evolutionary life cycle is model and the problems for which the spiral model is suitable. कहाँ पर एवोल्यूशनरी करेंगे, कहाँ पर स्पाइरल करेंगे? तो एवोल्यूशनरी वहां यूज करेंगे, वह उस जगह सुटेबल होता है जहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट लगने वाला है, इन्वेस्टमेंट। और दूसरा यह है कि आपको यूजर को चाहिए, उसको आपको देना है एक बेसिक वर्किंग प्रोडक्ट, तो वहां पर आप एवोल्यूशनरी यूज करेंगे। हो सकता है कि यूजर चाहता है कि बस फटाफट मुझे दे दीजिए, मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको मार्केट कैप्चर करता हूँ, उसके बाद आप और बना के देते रहिएगा, मैं उसमें और ऐड करता हूँ। यहाँ पर एवोल्यूशनरी का यूज होता है। अब हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स। पहला है, प्राइमरी पर्पज ऑफ फेस कंटेनमेंट ऑफ एरर इज टू डेवलप एन एरर फ्री प्रोडक्ट। ये फॉल्स है। जो फेस कंटेनमेंट ऑफ एरर है, इसका मतलब ये है कि हम एरर जो कॉस्ट है एरर करेक्शन का उसको कम करना चाह रहे हैं। बी है, development of software product using the prototyping life cycle model is always more expensive than the development of the same product using the iterative waterfall model, since additional cost is incurred to construct a throwaway prototype. ये बिल्कुल false है, क्योंकि जब आगे की रिवर्किंग होने वाली है,
अगर प्रॉब्लम भी आपको क्लियर नहीं है, इसके जो रिक्वायरमेंट्स है फ्रीज नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि छोटा सा प्रोटोटाइप बना के दे देंगे। उसके बाद प्रोटोटाइप अगर उनको पसंद आ जाता है, उसमें वो एडिशन बताते हैं तो एडिशन करके फिर उनको दे सकते हैं। तो पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा उसमें, बल्कि कम ही लगेगा। सी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच फॉलो द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोवाइड मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्या ऐसा है? नहीं। अगर जब तक एक कस्टमर को कुछ वर्किंग प्रोडक्ट नहीं मिल जाता है, तब तक डेवलपमेंट को कंप्लीट है, मतलब खुद कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। डी है among all phases of software development an undetected error from the design phase which ultimately gets detected during the system acceptance test cause the maximum। अब देखिए, इसमें पूछा गया है कि सारे फेजेस में एक जगह पे अगर कोई आता है अनडिटेक्टेड एरर, वो किसी और जगह पे मिलता है आपको, तब आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। ये इसका आंसर फॉल्स है। जो सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्ट में आपका एरर डिटेक्ट होता है, उस समय कॉस्ट मैक्सिमम हो जाती है। डिजाइन फेज में तो फिर भी आप उसे दूर कर सकते हैं डिजाइन को चेंज करके। 19वां सवाल है एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट प्रूडेंट टू यूज द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल फॉर डेवलपिंग वेरी लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। देखिए, जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप क्यों इटरेटिव मॉडल यूज नहीं करना चाहेंगे उसका? क्योंकि एक तो लार्ज प्रोडक्ट जो है उसमें आपको वाटरफॉल मॉडल में आपको सबसे पहले तो ये है कि चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट फ्रीज होनी चाहिए, और बाद में जो रिस्क है वो इटरेटिव मॉडल में है ही नहीं। रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कंट्रोल तो है ही नहीं। तो इसके लिए फिर हम यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि रिस्क जहां हम हैंडल नहीं कर सकते बड़े प्रोजेक्ट में, वहां हम फिर आगे रिस्क कैपेबिलिटी एवोल्यूशनरी कह सकते हैं आप, या फिर स्पाइरल है, उनमें जाते हैं। 20वां सवाल है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग वन टाइम टेस्टिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ इट्स डेवलपमेंट, व्हाई आर दीज 3 डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग? ये तीनों टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग नेसेसरी, एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ईच ऑफ दीज डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग? तो इसका सवाल का उत्तर मैं देता हूँ आपको, राजीव मालजी नहीं के कंटेंट में नहीं है। तो अगर आप सबको मिला के एक टेस्टिंग करेंगे तो आपको क्या होगा कि पहले तो आप सारी टेस्टिंग में आपके कुछ एरर आएंगे, बहुत सारे एरर अनडिटेक्टेड रह जाएंगे। जैसे कि यूनिट टेस्टिंग में आप क्या करेंगे, यूनिट लेवल पे एरर देखते हैं, फिर आप कंबाइन करते हैं तो आप रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो उसके बाद जब पूरा सब कुछ हो जाता है तो सिस्टम जो हार्डवेयर वगैरह है, हमारा एनवायरमेंट है, उसके साथ चेक करते हैं। तो स्टेप वाइज चेक करने पर आपको क्या होता है कि स्टेप वाइज एरर्स मिलते हैं, जो कि एरर्स आप उसी समय दूर कर सकते हैं। सारे में दूर करेंगे एक बार आप सॉफ्टवेयर चला के, तो आप कोड एनालिसिस कर रहे हैं, स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हैं, फिर उसका डायनामिक एनालिसिस कर रहे हैं, और स्टैटिक और स्टेप वाइज और डायनामिक नहीं किया आपने, एक साथ कर दी, तो जो एरर्स हैं बहुत सारे, जो एरर आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरा ये कि जब डेवलपमेंट कर रहे हैं तभी यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं तो कॉस्ट कितनी बच रही है, देखिए। 21, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द फेस कंटेनमेंट ऑफ एरर्स? फेस कंटेनमेंट ऑफ एरर्स क्या होता है, और फेस कंटेनमेंट ऑफ एरर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? हाउ कैन फेस कंटेनमेंट ऑफ एरर्स बी अचीव्ड? इसका मतलब ये होता है कि हम डिटेक्ट करते हैं एरर्स को उस जगह पे जहां पर उनके होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उसे हम फेस कंटेनमेंट ऑफ एरर्स कहते हैं। फेस कंटेनमेंट ऑफ एरर्स आपके एरर करेक्शन की कॉस्ट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देती है, और अगर आपके पास अच्छे रिव्यूज हैं, आप वॉक थ्रू या कोड रिव्यू कर सकते हैं, तो फिर आप अच्छे से फेस कंटेनमेंट ऑफ एरर कर सकते हैं। 22वां सवाल है रिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर लाइफ साइकिल मॉडल इज फॉलोड फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट of the product, why it is necessary for the final documents to describe the product as if it were developed using the classical waterfall model? इसका उत्तर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ। जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स का, तो आप यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रफ एरिया भी बनाते हैं, उस रफ में काम करते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो एक बहुत सुंदर तरीके से इसको लिखते हैं, इस रफ को रब कर देते हैं। बस यही बात है कि जब आप डॉक्यूमेंट बनाए तब आप क्रिस्टल क्लियर बनाए, और सबसे अच्छा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वाटरफॉल मॉडल में दिया गया है, हर एक फेज के बाद एक डिलीवरेबल है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो अनक्लियर रहेगा, एम्बिगुअस रहेगा, और डिफिकल्ट टू कॉम्प्लेक्स भी रहेगा, अंडरस्टैंड रहेगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तीसरा सवाल है सपोज यू प्लान टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट बेसिक्स विद अ लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल एज वेल एज कस्टमर रिलेटेड टास्क, व्हिच टाइप ऑफ साइकिल मॉडल वुड यू अडॉप्ट? गिव द रीजनिंग बिहाइंड योर आंसर। अब देखिए, जहां पर आपको ये रिस्क दिख गया ना, आप सीधा स्पाइरल पे चले जाइए। तो अगर साइज छोटा है तो प्रोटोटाइपिंग चले जाएंगे, साइज बड़ा है तो स्पाइरल पे चले जाएंगे। 24th है कि सजेस्ट अ suitable life cycle model for a software project which your organization has undertaken on the behalf of a certain customer who is likely to change the requirement frequently. Give the reason behind answer. आपने एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाना है जहां पर यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज होनी है, तो उसके लिए आप प्रोटोटाइप दिखाइए, वो फिर चेंज करेगा, फिर प्रोटोटाइप दिखाइए, चेंज करके फिर दिखाएगा, एक बार वो कहेगा हाँ बिल्कुल ये मुझे ऐसे चाहिए, फिर बना दीजिए। तो ये हमने चैप्टर 2 देखा डॉक्टर राजीव माल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताब का। बहुत शुक्रिया बात करते हैं आप सभी की।